वेलकम टू डेली फैक्ट। आज जो है वो हमारी इंडियन पॉलिटी की जो ये क्लास है क्लास 20th, और इसमें जो है वो हम पार्लियामेंट का जो है वो थर्ड पार्ट जो है वो कवर करेंगे। आज का जो हमारा मेन टारगेट रहेगा वो लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स, जितनी भी हमारी जो पार्लियामेंट में होती है लेजिस्लेटिव जो प्रोसीडिंग्स है उनको जो है वो हम कवर करेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा बिल्स, जितने भी बिल होते हैं तो जो हमारी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इनका प्रोसीजर किस तरह से होता है, किस तरह से ये इंट्रोड्यूस होते हैं और क्या फेज रहती है, कैसे ये पास होंगे, और इनका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस आप चेक कर सकते हैं जितना भी हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे। इवन सारी क्लासेस जो है वो सिस्टमेटिकली प्लेलिस्ट फॉर्मेट में अरेंज की गई है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे यहाँ पर बिल को, कि कोई भी अगर टॉपिक है, ठीक है, हमारी जो सेशन है, पार्लियामेंट है या लोकसभा या फिर बात करें विधानसभा, इसमें अगर कोई भी हमें जो है वो कानून लाना है, ठीक है, या फिर कोई ऑर्डर इशू निकालना है कानून बनाने के रिगार्डिंग, तो उस केस में जो है वो एक कंसेप्ट को फॉलो किया जाता है, वो है बिल। इसके थ्रू ही हमारे संविधान में कुछ चेंजेस होंगे या कोई नया कानून भी बनाना है तो वो इस बिल के फॉर्म में ही इंट्रोड्यूस होगा। तो बिल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पब्लिक बिल और दूसरा होता है प्राइवेट बिल। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पब्लिक और प्राइवेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अभी जिस तरह से अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरह से अप्रोच करके पूछे जा रहे हैं। तो पब्लिक बिल और फाइनेंस बिल में सबसे पहला तो कॉमन डिफरेंस याद रखना कि जो पब्लिक बिल है वो एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब एक सरकारी व्यक्ति ये बिल इंट्रोड्यूस करेगा। और जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है, ठीक है, ये जो है वो प्राइवेट बिल होता है, ये प्राइवेट मेंबर जो है वो इंट्रोड्यूस करता है, ये इंट्रोड्यूस करता है एक प्राइवेट मेंबर। ये कंसेप्ट जो है वो हमेशा याद रखना कि पब्लिक एक मिनिस्टर, अगर कोई मिनिस्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री, होम यूनियन होम मिनिस्ट्री, यूनियन होम मिनिस्ट्री अगर कोई बिल लेकर आती है तो दैट इज पब्लिक बिल। वहीं अगर कोई एमपी बिल लेकर आता है तो दैट इज योर प्राइवेट मेंबर, और उसको कहा जाता है प्राइवेट बिल। इंपॉर्टेंट, यहां पर जो पब्लिक केस में क्या होता है, पब्लिक बिल के केस में जो इनके अप्रूवल के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, अप्रूवल के चांसेस यहां पे। वहीं दूसरी साइड में जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है उनके अपोजिट जो उनके जो अप्रूवल के चांसेस होते हैं वो उतने ज्यादा नहीं होते हैं, मिनिमम चांसेस होते हैं। लेकिन इधर वाले केस में अगर हम बात करें, यहां पे तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं अप्रूव होने के। थर्ड डिफरेंस जो है वो ये है यहां पे कि इसके इंट्रोडक्शन के लिए कि जो आपका प्राइवेट मेंबर बिल है, अगर इसको इंट्रोड्यूस करना है तो यहां पर आपको 7 days नोटिस देना पड़ेगा पहले। वहीं दूसरी साइड पे अगर हम बात करें प्राइवेट मेंबर बिल के केस में, तो यहां पर आपको 1 month पहले नोटिस देना पड़ेगा, कि अगर कोई बिल लेकर आ रहे हैं तो उससे पहले 1 महीना पहले जो है वो आपको नोटिस जो है वो देना पड़ेगा रिगार्डिंग दिस बिल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में। ऑर्डिनरी बिल सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ऑर्डिनरी बिल होते क्या हैं। ऑर्डिनरी बिल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां पर, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस होते कहां पर है, सबसे पहले तो याद रखना कि या तो ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं या ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल जो ऑर्डिनरी फेज से ऑर्डिनरी पार्ट को हमारे संविधान के अगर अमेंड करना है तो उस केस में एक ऑर्डिनरी प्रोसीडिंग्स को फॉलो किया जाता है, और वो ऑर्डिनरी प्रोसीडिंग जो है वो ऑर्डिनरी बिल के फॉर्म में शुरू होती है। ये बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है या फिर राज्यसभा, दोनों में से किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। और इसको इंट्रोड्यूस कर कौन सकते हैं, या तो मिनिस्टर या फिर मेंबर, दोनों ही जो है वो इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मिनिस्टर और मेंबर दोनों में से कोई भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। 5 स्टेजेस है जिससे जो होकर जो है वो एक ऑर्डिनरी बिल को एक्ट बनना पड़ेगा। तो 5 स्टेजेस में सबसे पहली ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है, याद रखना, और ये हर बिल के केस में अप्लाई होगी। तो सबसे पहली जो प्रोसीडिंग आती है, ठीक है, जैसे बिल इंट्रोड्यूस होता है तो फर्स्ट जो स्टेज होते हैं वहां पे सिर्फ ओनली इंट्रोडक्शन होती है कि बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया।
यहां पर इसके बाद जो है वो कोई डिस्कशन यहां पर नहीं होगा, और जो है वो बिल को जो है वो गैजेट पर, जो भारत का जो गैजेट है उसके ऊपर जो है वो पब्लिश किया जाएगा। फर्स्ट रीडिंग में कोई डिस्कशन नहीं होगा, ये माइंड में रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आती है सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग के केस में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होती है ये। यहां पर सबसे पहला, यहां पर तीन जो है वो स्टेजेस होती है, 3 सब स्टेजेस इसके अंडर होती है। जो पहली सब स्टेज होती है, यहां पर जनरल डिस्कशन होता है। बिल हाउस में गया, इंट्रोड्यूस हुआ, देन उसके बाद सेकंड स्टेज में यहां पर जनरल डिस्कशन होगा। और जनरल डिस्कशन में क्या होगा कि जो प्रिंटेड कॉपीज होंगी वो सबको, जितने भी जो एमपीज है उनको दे दी जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी सारे एमपीज के बीच में। और प्रोविजन एंड प्रिंसिपल जो है वो डिस्कस किया जाएगा बजट का, सॉरी बिल का। प्रोविजन और जो आपके यहां से प्रिंसिपल है किसी भी बिल का, वो यहां पर डिस्कस किया जाएगा। तो पहली जो सेकंड फेज की, सेकंड स्टेज की जो पहली सब स्टेज होगी, वहां पर सिर्फ जर्नल डिस्कशन होगा, प्रिंटेड कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और प्रिंसिपल और प्रोविजंस को डिस्कस किया जाएगा। देन उसके बाद यहां पर ही सेकंड सब स्टेज आती है बी, जिसमें क्या किया जाता है, इस यहां पर बिल को रेफर कर दिया जाता है कमेटी लेवल पर। कमेटीज बना दी जाती है और वो कमेटीज जो है वो बिल को फिर पूरा एग्जामिन करती है। पूरा बिल को यहां पर स्टडी किया जाएगा डिटेल में, पूरा हर क्लॉज को जो है वो यहां पे पढ़ा जाएगा। तो यहां पर एक तरह से डिटेल्ड जो है वो डिटेल स्टडी होती है बिल की। देन उसके बाद यहां पर, ठीक है, थर्ड स्टेज जो यहां पर आती है, इंपॉर्टेंट है। जब कमेटी पूरा स्टडी कर देगी तो वो उसके बाद बिल को हाउस को वापस भेज देगी। फिर उसके बाद यहां पर थर्ड स्टेज होती है कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज में क्या होता है यहां पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कमेटी से बिल जो है वो हाउस में दोबारा पहुंच जाएगा, तो यहां पर बिल को भी जो है वो डिस्कस किया जाएगा क्लॉज बाय क्लॉज, यानी कि अब हाउस जो है वो पूरा डिस्कस करेगा डिटेल में। ये एक रियल प्रोसेस है, एक्चुअल प्रोसेस है जो फॉलो की जानी चाहिए। फिर उसके बाद यहां पर अमेंडमेंट होती है कि अगर लगता है अमेंडमेंट करनी है तो वो स्टेज में अमेंडमेंट होती है। देन उसके बाद थर्ड रीडिंग आती है, ठीक है, यानी कि थर्ड स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, यहां पे इंपॉर्टेंट है कि डिबेट होती है। थर्ड स्टेज में डिबेट होगी और इस डिबेट में जो है वो ये डिसाइड किया जाएगा कि एक्सेप्ट करना है कि जो अमेंडमेंट की है, या रिजेक्ट करना है। इस स्टेज पे डिसाइड किया जाएगा कि बिल का कौन सा प्रोविजन रखना है, कौन सा नहीं रखना है। यहां पे कोई अमेंडमेंट नहीं अलाउ होती। जो आपने थर्ड सेकंड स्टेज में किया है सिर्फ उसको ही यहां पर जो है वो डिसाइड किया जाता है, और डिबेट और वोट होती है। और अगर मेजॉरिटी हो जाती है तो उसको पास कर दिया जाता है। तो दैट मीन्स एक हाउस से क्रॉस हो गया। देन फोर्थ रीडिंग में क्या होता है कि फोर्थ स्टेज जो क्या होती है यहां पे, फोर्थ स्टेज में बिल जो है वो नेक्स्ट हाउस में जाता है। बिल नेक्स्ट हाउस में जाएगा। नेक्स्ट हाउस में भी सेम ऐसा ही, जो सेकंड स्टेज का हमारा प्रोविजन है कि कमेटी बैठेगी, फर्स्ट ये होगा बी और सी, फिर इसके बाद फाइनली हाउस देखेगा। देन उसके बाद फिफ्थ जो स्टेज होती है, इसमें याद रखना कि सेम जो सेकंड स्टेज वाला प्रोसीजर है वही फॉलो किया जाएगा यहां पे। फिर फिफ्थ जो स्टेज होती है, फाइनल स्टेज, यहां पे बिल जाता है प्रेसिडेंट असेंट के लिए। राज्यसभा, जैसे मान लीजिए कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, वो राज्यसभा में पास हो गया, फिर वो लोकसभा में दोबारा गया और वहां से वो प्रेसिडेंट असेंट के लिए चला गया। तो यहां पे क्या होगा, फिफ्थ रीडिंग में जब प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाएगा तो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन होते हैं ऑर्डिनरी बिल के केस में, या तो वो असेंट दे सकता है, या वो विदहोल्ड कर सकता है, या वो रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा भेज सकता है। ठीक है, मे बी गिव असेंट, मे बी गिव विदहोल्ड हिज असेंट, उसके बाद रिटर्न टू रिकंसिडरेशन, ये उसके पास यहां पर ऑप्शन रहता है। लेकिन अब अभी हम सिर्फ ये ऑर्डिनरी बिल के केस में पढ़ रहे हैं। और अगर प्रेसिडेंट असेंट देते हैं, परमिशन देते हैं, तो उसके बाद एक इंप्लीमेंटेशन डेट डिसाइड की जाती है और फिर वो जो है वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है। तो ये थी एक ऑर्डिनरी बिल के प्रोसेस। देन उसके बाद आता है मनी बिल के केस में। अब यहां पे थोड़ा सा चेंजेस है और ये टॉपिक न्यूज में भी बना हुआ है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो मनी बिल के केस में सबसे पहले तो याद रखना कि आर्टिकल 110, और इस बार भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है रिलेटेड टू द मनी बिल, तो वहां पर सबसे पहले तो याद रखना कि कोई मनी बिल की डेफिनेशन एज सच एज वहां पर जो मेंशन कर रखी है वो ये कर रखी है कि कोई भी मैटर है जो टैक्सेशन या फिर पब्लिक टैक्सेशन या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ लिंक कर रहा है, तो उसको जो है वो आप जो है वो मनी बिल कंसीडर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये सेलिएंट है, सिर्फ मनी बिल के साथ लिंक कर सकते हैं, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा और स्पीकर के पास ये अथॉरिटी होती है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं ये डिसाइड करने की। दूसरा पॉइंट याद रखना। थर्ड पॉइंट याद रखना कि राज्यसभा के पास सिर्फ 14 डेज होते हैं, उसके बीच में भी राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है मनी बिल के रिगार्डिंग की। लाइक राज्यसभा रिकमेंडेशन कर सकता है अमेंडमेंट की, बट लेकिन इट डिपेंड ऑन लोकसभा की वो एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। राज्यसभा के जो रिकमेंडेशंस होती है विद रिस्पेक्ट टू द मनी बिल वो बाइंडिंग नहीं होती है लोकसभा के ऊपर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमें यहां पर याद रखना है वो ये, जो न्यूज में भी है, राज्यसभा में बिल नहीं इंट्रोड्यूस होगा मनी बिल। और अभी जो टॉपिक न्यूज में चला है वो ये चला है कि बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने बिल लेकर आ रही है, वो मनी बिल की फॉर्म में लेकर आ रही है, जिससे राज्यसभा की जो कानून बनाने की पावर है वो कम होती जा रही है। इसलिए ये टॉपिक जो वो न्यूज में चला है। तो पहला पॉइंट याद रखना कि सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, स्पीकर डिसाइड करेंगे बिल है कि नहीं है, सेम स्टेजेस होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बस हमें 2-3 कंसेप्ट याद रखने हैं डिफरेंस की फॉर्म में। तो हम उसको ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल दोनों के केस में जो है वो डिफरेंस को लेकर समझकर क्लियर करेंगे। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है प्री और मेंस दोनों के लिए। तो याद रखना ऑर्डिनरी बिल के केस में सबसे पहले तो आपको अप्रूवल नहीं चाहिए, स्पीकर का ऐसा कंपलसरी नहीं है कि स्पीकर डिसाइड कर रहा है कि ऑर्डिनरी बिल है या नहीं है, लेकिन यहां पर मनी बिल के केस में स्पीकर भाई साहब डिसाइड करते हैं कि कोई मनी बिल है या नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि ऑर्डिनरी बिल के लिए आपको पीरियड रिकमेंडेशन भी नहीं है चाहिए प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परमिशन देंगे तभी ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस होगा, नहीं। लेकिन यहां पर ऐसा होगा, यहां पर आपको पीरियड जो रिकमेंडेशन है, पीरियड परमिशन है वो चाहिए, पीरियड परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की, तभी मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा, 2 पॉइंट। तीसरा, राज्यसभा के पास इक्वल पावर होती है रिगार्डिंग टू द ऑर्डिनरी बिल, लेकिन यहां पर सिर्फ 14 डे नोटिस होता है, उसमें भी अगर राज्यसभा अगर 14 डेज के अंदर नहीं पास करती तो लोकसभा अपने आप बिल को पास कर देती है। मनी बिल के केस में लोकसभा राज्यसभा के पास कम पावर होती है एज कंपेयर टू द लोकसभा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है यहां से वो याद रखना कि अगर कोई बिल जो है वो राज्यसभा में है, ठीक है, और वो ऑर्डिनरी बिल है, तो उसकी लाइफ 6 मंथ्स की होगी। लेकिन अगर कोई बिल ऐसा जो राज्यसभा में है मनी बिल के केस में, तो उसकी लाइफ जो है 14 डेज की ही होगी, 14 दिन से ज्यादा राज्यसभा में नहीं रहेगा वो। ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रेसिडेंट असेंट की अगर हम बात करें, कि जो प्रेसिडेंट असेंट देते हैं, यहां पे इस केस में अगर हम यहां पे बात करें तो उनको पास ऑप्शन होता है या तो असेंट देना या विद होल्ड करना या रिकंसिडरेशन के लिए भेजना। लेकिन अगर रिकंसिडरेशन के बाद अगेन बिल आ जाए तो उस केस में जो है वो असेंट देनी ही पड़ती है। मनी बिल के केस में असेंट दे सकता है, विद होल्ड कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते। ये याद रखना, रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नहीं भेज सकते इन केस ऑफ योर मनी बिल। तो ये था डिफरेंस। प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, जो स्टेज 1 इंट्रोड्यूस होगा, गैजेट पे छपेगा, देन उसके बाद कमेटी रीडिंग होगी, फिर थर्ड स्टेज दूसरे हाउस में जाएगा, सब सिमिलर प्रोसेस होगा, लेकिन ये कुछ एक डिफरेंसेस है जो रहेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंस बिल। ये काफी इंपॉर्टेंट है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले याद रखना कि एक तो होता है मनी बिल आर्टिकल 1110 में, उसका जो फाइनेंस बिल आते हैं दो आते हैं, 717 का सब क्लॉज 1, 117 का सब क्लॉज 3, जो फाइनेंशियल मैटर से लिंक कर रहे हैं, दैट इज योर फाइनेंस बिल। जो अदर देन मनी बिल होगा, अदर देन मनी बिल जितना भी जो इंपॉर्टेंट वर्क है रिलेटेड टू द फाइनेंस बिल, रिलेटेड टू द फाइनेंसिस टैक्सेशन, वो सब इंक्लूड होता है फाइनेंस बिल में। यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसकी याद रखना। बाकी जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, वही एक सिंपल प्रोसेस जो है वो फॉलो की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है ज्वाइंट सिटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन जो है वो कौन कौन से केस में होगा।
अभी हमें ये तो हमने अभी हम कल जैसे हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने कवर किया था कि जो प्रेसिडेंट एड्रेस होता है, अगर प्रेसिडेंट एड्रेस होगा तो वो ज्वाइंट सिटिंग होती है प्रेसिडेंट एड्रेस की। दो केसेस में होता है, या तो नई लोकसभा बनी है, फ्रेश लोकसभा आई है, या फिर फर्स्ट जो सेशन होता है हर साल का। ये दो केसेस में जो क्या होता है आपका ज्वाइंट सिटिंग होती है। अब उसके बाद भी जो होते हैं जो प्रोविजंस, तो उनको हम इसी फॉर्म में याद रखेंगे कि अगर कोई डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो उस केस में ज्वाइंट सिटिंग होती है। लेकिन यहां पर भी सिर्फ ऑर्डिनरी बिल का केस होगा, ध्यान रखना, सिर्फ ऑर्डिनरी बिल का केस होगा, मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में भी जो है वो कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रखना, ध्यान में रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अगर हम बात करें तो सिमिलर प्रोसीजर से जो निकलता है, ठीक है। पीरियड रिकमेंडेशंस चाहिए होती है नहीं चाहिए होती है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो ये जो आंसर है कि क्या प्रेसिडेंट की जो पीरियड परमिशन है वो चाहिए होती है या नहीं, वो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना कि इंट्रोड्यूस बाय द मेंबर, ठीक है, एमपी इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। संविधान में अमेंडमेंट करनी है तो यहां पर आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहां पर यह याद रखना है कि प्रेसिडेंट को असेंट देनी है, ठीक है। प्रेसिडेंट गिव असेंट, विदहोल्ड इज असेंट, सेंड टू रिकंसिडरेशन। नो ज्वाइंट सिटिंग, कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। ज्वाइंट प्रोविजन जो है वो नहीं होता है, लोकसभा में अलग डिस्कस किया जाएगा, राज्यसभा में अलग डिस्कस किया जाएगा, देयर आफ्टर गो टू द प्रेसिडेंट असेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बजट का। बजट भी जो है वो हमारा प्रोविजन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और अभी इंट्रोड्यूस भी हुआ है बजट। बजट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1860 में आया था फर्स्ट बजट, और इसमें दो तरह के बजट होते हैं, रेलवे बजट और जनरल बजट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेलवे बजट और जनरल बजट। बजट क्या होती है? एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें आपके रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का पूरा डिटेल होता है, एक साल का, पूरे के पूरे वन फाइनेंशियल ईयर में जितना भी आपका जो है वो रिसिप्ट है, एक्सपेंडिचर है, ये सभी इंक्लूडेड होता है बजट में। 2016 में जो ये आपका रेलवे बजट है और जनरल बजट है, इसको मर्ज कर दिया गया था। पूरा बजट, इसमें दो स्टेजेस होते हैं, बजट में दो स्टेजेस होते हैं जो हमें याद रखने हैं। जो जनरल टॉपिक्स है वो हम बजट के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर हमें जो बेसिक याद समझना है वो ये कि बजट में जो है वो एक तरह से जो है वो दो तरह का एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्लूड होता है। टू टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो यहां पर जो है वो इंक्लूड होता है। और ये किस तरह से पता चलता है कि किस कैसा एक्सपेंडिचर है? तो सबसे पहला तो याद रखना कि एक होगा चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है मेड एक्सपेंडिचर। ये यहां से क्वेश्चन जो है अभी अगर आप देखोगे इन डेप्थ में पूछे जाते हैं। मेड एक्सपेंडिचर को हम अगर समझे, आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है बाय अ वोट, यानी कि लोकसभा में वोटिंग हो रही है, कितना पैसा निकालना चाहिए, तो उसको बोलते हैं मेड एक्सपेंडिचर। जैसे फॉर एग्जांपल है कि हमने कहा कि हमें जो है वो हाईवेज बनाने हैं, रोड हाईवेज बनाने हैं हमें, और उसके लिए जो है वो 100 करोड़ चाहिए। तो इसके लिए वोटिंग होगी कि सच में चाहिए, सच में देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो इसको कहते हैं मेड एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है वो डायरेक्टली वहां से जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उससे कटता रहता है, ये नॉन वोटेबल होता है। चार्ज एक्सपेंडिचर नॉन जो है वो नॉन वोटेड होता है, या नॉन वोटेबल भी हम इसको कह सकते हैं। पार्लियामेंट जो है वो वोट नहीं कर सकती, और इसमें जो है वो अमूलमेंट और अलाउंसेस जो है वो इंक्लूड होते हैं। किसके? सैलरी अलाउंसेस, लाइक आपका स्पीकर, डिप्टी स्पीकर,
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ हाउस, ठीक है, राज्यसभा, तो ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनकी पेंशन इंक्लूड होती है। यूपीएससी के चेयरमैन, उनकी पेंशन इंक्लूड होती है। हाई कोर्ट के जज जो होते हैं उनकी पेंशन जो है वो यहां पर इंक्लूड होती है इसमें। तो ये वो एक्सपेंडिचर होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर वो होता है जो वोटेड नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये एक तरह से इंडिपेंडेंट श्योर करता है, मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं होती है कि वो डिसाइड करे कि किसको कितना खर्चा देना है। अगर किसी को कितना खर्चा देना है तो दैट मींस उसकी इंडिपेंडेंस को हम जो है वो एक तरह से टैकल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि डायरेक्टली जो है वो चार्ज होगा, और मेड एक्सपेंडिचर वो होता है जो सरकार डिसाइड करती है थ्रू वोट। बजट की जो एनेक्टमेंट की स्टेजेस है कि बजट किस तरह से आता है, तो सबसे पहले जो है वो बजट को प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेशन होती है बजट की एक, बजट को प्रेजेंट किया जाता है। देन उसके बाद जो है वो जनरल डिस्कशन होता है। हम देखते हैं बजट सेशन होता है तो सबसे पहले बजट इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद हमने देखा कि बजट के ऊपर बहस चल रही है तो वो एक जनरल डिस्कशन होता है। देन उसके बाद डिपार्टमेंट जो है वो स्क्रूटनाइज करते हैं, डिपार्टमेंटल कमेटीज होती हैं जो पूरा का पूरा बजट को देखती हैं कि क्या किसको कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है। फिर उसके बाद जब हो जाता है ये, देन उसके बाद वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट होती है। ये वही सिस्टम है जो मेड एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है, वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। यहां पर ये इंक्लूड होता है, इसमें क्या होता है, ग्रांट होती है। फिर यहां तो सिर्फ वोट हो रही है कि कैसे पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए। देन उसके बाद एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये याद रखना, ये टॉपिक जो है वो, ये जो टर्म है ये एप्रोप्रिएशन की काफी एग्जाम में पूछी जाती है। एप्रोप्रिएशन की अगर हम बात करें यहां पे, तो सबसे पहले तो याद रखना कि कोई भी पैसा निकालना है अगर आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो ये बिल चाहिए, मतलब लोकसभा की परमिशन चाहिए। हमारा पैसा हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स की जो है वो यहां पर जो है वो मंजूरी चाहिए, इनडायरेक्टली हमारी। देन उसके बाद यहां पर जो है वो पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल होती है और बजट जो है वो पास हो जाता है। फाइनल स्टेज जो है वो ये रहती है, जर्नल डिस्कशन, पूरा का पूरा फेज रहता है। इंपॉर्टेंट, ये याद रखना बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर यहां पे कुछ एक इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट जो है वो हमें, मतलब बजट से रिलेटेड जो है वो कुछ एक मोशंस है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन, ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी कट मोशन में क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट द डिसअप्रूवल ऑफ द पॉलिसी अंडरलाइंग द डिमांड अमाउंट रिड्यूस्ड बाय द 1 रुपी। कि अगर कोई जो है, मान लीजिए कि पॉलिसी कट में क्या होता है कि किसी मिनिस्टर को ये नहीं पसंद आया, ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है ये स्कीम अच्छी है बट लेकिन अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो उसको 1 रुपए की ग्रांट देकर जो है वो रोक देंगे। तो अमाउंट रिड्यूस्ड बाय द ₹1, इसमें याद रखना। और इसमें जो है, इसके बाद जो दूसरा आता है इसमें, ठीक है, वो आता है इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन में क्या होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी को दैट कैन बी अफेक्टेड इन द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर। मतलब जो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर जो बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल है कि 1000 करोड़ बता दिया, हो सकता है कि वो उससे इकोनॉमी पे जो इफेक्ट पड़े, सरकार बोले कि इतना पैसा तो हमारे अकाउंट में है ही नहीं। तो उस चीज के लिए यहां पे क्या होता है कि इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ द डिमांड बी रिड्यूस्ड बाय अ सेटिस्फाइड अमाउंट, कि आप उतनी डिमांड करो कि जितना पॉसिबल हो। अगर आपने कहा कि 1000 करोड़ चाहिए तो बोला कि इतना तो पॉसिबल नहीं है, देखो, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप 500 करोड़ बोल सकते हो, 200 करोड़ बोल सकते हो, तो एक सेटिस्फाइड अमाउंट की जो है वो यहां पे बात की जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड, टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन में क्या होता है कि यहां पर इट वेंटिलेट्स, ये वेंटिलेट कर रहा है स्पेसिफिक ग्रीवेंसेस दैट इज विद इन द स्पीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि यहां पर जो है ये डिमांड, ये क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ द डिमांड को रिड्यूस कर रहा है बाय ₹100। पॉलिसी कट में अमाउंट को कम कर रहा था 1 रुपी से, लेकिन टोकन कट में जो है वो अमाउंट की जो डिमांड है उसको कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है बाय ₹100।
ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, एप्रोप्रिएशन बिल की अगर हम बात करें, एप्रोप्रिएशन बिल जो है ये याद रखना है, दोबारा से हम इस टॉपिक को एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल के केस में जो है वो आपको जो है वो कोई भी पैसा नहीं निकलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से विदाउट अप्रूवल ऑफ दिस बिल। ठीक है, ये बिल इसके अप्रूवल के बिना जो है वो नहीं होगा। और यहां पर जितनी भी ग्रांट है, जितना भी एक्सपेंडिचर है, वो यहीं से इंक्लूड होगा इसके पास से। देन उसके बाद एक फाइनेंस बिल पास होता है और फाइनली जो है वो पूरा जो है वो बिल जो है वो बजट जो है वो पास हो जाता है। तो ये पूरा बजट सेशन चलता है इसके रिगार्डिंग। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इसमें ग्रांट्स आती हैं और ये ग्रांट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जैसे अभी हमने मोशंस पढ़े, इसके रिगार्डिंग ये ग्रांट्स भी है। तो ग्रांट्स में सबसे पहली जो ग्रांट आती है वो होती है सप्लीमेंट्री ग्रांट। मतलब ये कुछ एक तरह का खर्चा होता है, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केसेस में जो है वो अप्लाई होता है। सरकार पे कुछ ऐसा खर्चा आ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसिस में, ठीक है, तो उस केस में ये ग्रांट्स जो है वो काम आती है। तो सबसे पहली होती है सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है कि मान लीजिए हमने क्या किया था, 500 करोड़ मांगा था, अब वो कम पड़ गया, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, ये एक इनसफिशिएंट अमाउंट था, तो अभी हमें क्या है कि थोड़ा और अमाउंट चाहिए, तो जितना और अमाउंट चाहिए दैट इज योर सप्लीमेंट्री ग्रांट। एडिशनल ग्रांट, एडिशनल ग्रांट के केस में क्या होता है, सेम एज इट इज कि मान लीजिए कोई नई जो है वो खर्चा आ गया। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल लाइक डिजास्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमारी सरकार ने क्या किया था कि डिजास्टर को जो है वो नॉर्मली कंसिडर किया था कि कोई बड़ी नई डिजास्टर नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कोविड हुआ था, तो कोविड के केस में जो है वो हमारे को पहले नहीं पता था क्या हुआ, लेकिन वो एकदम से खर्चा आ गया। अब कोविड आया, एकदम से सरकार को खर्चा करना पड़ा, तो वो एक एडिशनल ग्रांट हो गया कि एक ऐसा एक्सपेंडिचर आ गया जो उस टाइम के बजट में इंक्लूड नहीं था, लेकिन अभी करना तो पड़ेगा सरकार को, सरकार पीछे तो हट नहीं सकती। तो वो केस में यहां पर जो है वो एडिशनल ग्रांट्स मिलती है। एक्सेस ग्रांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस ग्रांट क्या होती है, जो ग्रांटेड मनी स्पेंड हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्विस, ठीक है, और मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी जो है वो पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, वो एक्सेस कर जाता है अमाउंट के। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो ग्रांटेड अमाउंट है उसको एक्सीड कर जाना, खर्चा उससे ज्यादा हो जाता है, तो उस केस में जो ग्रांट दी जाती है दैट इज योर एक्सेस ग्रांट। और ये एक बजट ईयर के लिए होता है और उस बजट में मेंशन भी नहीं होता है। लाइक हमने कहा था कि ये काम हमारा 500 करोड़ में हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता 500 करोड़ में, वो पहुंच जाता है 800 करोड़ में। तो अभी इतना 300 करोड़ का भी तो हमें पैसा चाहिए, तो वो जो चलेगा वो एक्सेस ग्रांट के केस में चलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें, ग्रांट फॉर मीटिंग एन अनएक्सपेक्टेड डिमांड अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया व्हेन on account of the magnitude or the indefinite character of the service या demand cannot be stated with the detail ordinarily given in the budget। वोट ऑन अकाउंट को अगर हम इन शॉर्ट क्लियरली समझें तो उसमें क्या होता है यहां पे कि अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई जो कि हमारे बजट में भी मेंशन नहीं है, तो उसके लिए जो पैसा निकालने का जो वे हो सकता है दैट इज वोट ऑफ क्रेडिट। अभी इसका इसके लिए भी खर्चा करना है, तो वो यहां पर चल जाएगी। देन एक्सेप्शनल ग्रांट, जो एक्सेप्शनल केसेस में अप्लाई होती है, ठीक है, और ये स्पेशल पर्पज के लिए होती है। इस ये जो है वो ये भी जो है वो हमारे बजट के प्रोविजन में नहीं होती है, जो हमारा ओरिजिनल बजट हमारे जो मेंशन कर रखा होता है उसमें नहीं होती है, अलग से जो है वो एक खर्चा आ जाता है। टोकन ग्रांट, टोकन ग्रांट्स की अगर हम बात करें यहां पे टोकन ग्रांट्स, तो ग्रांटेड मतलब ये तब ग्रांट की जाती है कि फंड टू मीट द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल थ्रू रीअप्रोप्रिएशन। रीअप्रोप्रिएट के थ्रू ही जो है वो उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो उस केस में यहां पे याद रखना कि जो एक्सपेंडिचर न्यू सर्विस के रिगार्डिंग हो रखा है, आपको टोकन वाली ग्रांट जो है वो यहां पे दी जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है फंड्स का।
हमने एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात की, तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है क्या? तीन जो है वो मेन काइंड ऑफ फंड है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये जो है वो आपका आर्टिकल 266 में मेंशन्ड है, आर्टिकल 226 में जो है वो ये मेंशन्ड है। और यहां पर, ठीक है, इट इज अ फंड टू विच ऑल रिसिप्ट आर क्रेडिटेड, जितने भी जो रिसिप्ट होंगे वो क्रेडिट होंगे, एंड ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड। रिसिप्ट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। रिसिप्ट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। और जितनी भी पेमेंट्स होंगी वो क्या होंगी? डेबिटेड होंगी, डेबिट होंगी। ये याद रखना। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? जितनी भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट है वो यहां पर इंक्लूड होती है। पहला, रीपेमेंट ऑफ लोन्स जो है वो यहां पर इंक्लूड होती है। इसमें से पैसा निकालना है तो आपको जो है वो एप्रोप्रिएशन बिल की जरूरत पड़ेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है इसका भी जो आर्टिकल है वो 266 है। इसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट, कि जितनी भी पब्लिक मनी है अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो सरकार रिसीव करती है, उसको कहा वो क्रेडिट होगी किसमें? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में। अब हम यहां पर समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कि प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, या फिर जुडिशियल डिपॉजिट, या फिर जो सेविंग बैंक डिपॉजिट है, या फिर डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, जैसे कि चालान वगैरह अगर कट रहे हैं, रेमिटेंसीज हो गया, सोन, तो वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू मैनेज होता है। इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। मोस्ट केसेस में क्या होता है, सच पेमेंट आर मोस्टली इंक्लूड इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मतलब जैसे बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं एग्जीक्यूटिव मोड पर ही अप्लाई चलती है ये, और एक तरह से एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू मैनेज किया जाता है। इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री लॉ या अप्रूवल नहीं चाहिए, जैसा एप्रोप्रिएशन बिल होता है वैसा कुछ यहां पर नहीं चाहिए। थर्ड जो होता है वो होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इस केस में क्या होता है? यहां पे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के केस में सबसे पहले तो आर्टिकल याद रखना कि 267 में है हमारे संविधान के। पार्लियामेंट को जो है वो ऑथराइज करती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट को ऑथराइज किया है टू सेटअप दिस फंड, इस फंड को सेटअप करना है, ठीक है। इनटू विच मेन काम क्या है? टू डिटरमाइन बाय लॉ एंड आर पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब इसमें जो है वो टाइम टू टाइम अगर खर्चा हमें निकालना है तो उस केस में जो है वो यहां पर ये अप्लाई होता है। और पार्लियामेंट ने इसको इनेक्ट किया था, मतलब पार्लियामेंट के पास हमारा संविधान ये पावर दे रहा है, तो 1950 में जो है वो पार्लियामेंट ने इसको बनाया था। और ये फंड जो है वो प्लेस्ड एट द डिपोजिट, जो ये मतलब प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड ही कैन एडवाइज, ही कैन मेक एडवांसेस, मतलब प्रेसिडेंट के जो है वो यहां पर जो है वो ऑथराइजेशन चाहिए इसको चलाने के लिए, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। और इसमें जो है वो अनफोर्सीन जो एक्सपेंडिचर होता है उसको मीट करने के लिए इसको बनाया गया है, कि लाइक जैसे अगर कोई आपके पास जो है वो कोई खर्चा होता है, यानी कि ये एक तरह से एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू जो है वो मैनेज किया जाता है। और जो ये फंड है, द फंड इज हेल्ड बाय द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे जो फैक्टर लगता है वो एक तो फाइनेंस सेक्रेटरी का लगता है, और दूसरा जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और थर्ड जो फैक्टर आता है वो आता है कि ये जो है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू जो है वो कंट्रोल होगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक आपका जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ही है जो आपका किस कहां पर चल रहा है, लेजिस्लेटिव एक्शन के थ्रू चल रहा है, एप्रोप्रिएशन बिल के। बाकी दोनों जो है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू चलते हैं। और कंसोलिडेटेड और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया ये दोनों आर्टिकल 22266 में है, यानी कि 266 में है। और जो आपका कंटेंजेंसी है वो 1950 में बना था अंडर आर्टिकल 267। तो ये थी हमारी क्लास 20 रिगार्डिंग द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री कमेटीज, और उसके बाद हमारा फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रहेगा, यानी कि जुडिशरी, फिर स्टेट लेजिस्लेचर को कवर करेंगे। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।